और ये सब वज़ीर-ए-आज़म ने जिनेवा कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए $16.3 बिलियन की ज़रूरत है। तो माजी के तजुर्बात को अगर हम सामने रखें तो आपको लगता है कि हमारे मुल्क को मतलूबा इमदाद मिल सकेगी? जबकि एक खबर ये भी आई थी कि बड़े खिलाड़ियों की अदम दिलचस्पी की वजह से जिनेवा की डोनर्स कॉन्फ्रेंस को एक क्लाइमेट रेजिलियंस इवेंट बना दिया गया है। जी, ये बना दिया गया था, क्या था कुछ अर्सा पहले, और अब भी आज भी तकरीबन क्लाइमेट रेजिलियंट के हिसाब से इसको लेके आया गया है। अच्छा। बुनियादी तौर पर देखें, अमेरिका जो है पाकिस्तान को एक खास मकसद के लिए तैयार कर रहा है, इसलिए सारा कुछ जो कुछ भी हुआ है ये अमेरिकन बिहेस्ट की बुनियाद पे हुआ है। आप देख लें, डोनर्स के हिसाब से देख लें, $16.4 बिलियन आपकी असेसमेंट थी, और ये असेसमेंट लगाई थी अक़वाम मुत्तहिदा ने। सेक्रेटरी जनरल ने खुद कहा था कि तकरीबन इतनी पाकिस्तान को इमदाद की ज़रूरत है, और ये तकरीबन 3 साल के लिए, ये एकदम नहीं आपको दे देंगे, ये बहुत लंबा सा प्रोसेस है। अभी हिलाली साहब इस पर तबसरा करेंगे क्योंकि फॉरेन ऑफिस के साथ से जो बाकी चीज़ों को डील करते रहे, EAD में भी इसके हिसाब से डील होगा आगे जाके। ये तकरीबन 16 की ज़रूरत थी, लेकिन 8 के करीब जो है ये अभी तक प्लेजेस आए हैं। अब जो प्लेजेस हैं, इस प्लेजेस को आप देख लीजिएगा कि इसमें टेक्निकल लेवल की इमदाद कितनी होती है, कितने एक्सपर्ट्स आते हैं जो वापस ले जाते हैं, कितना ये सब कुछ आता है। मतलब इसमें वर्ल्ड बैंक जो है तकरीबन $2 बिलियन देगा। अब ये मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि वर्ल्ड बैंक तो इमदाद नहीं देता, एड नहीं देता था, सॉफ्ट लोन की सूरत होती है, एड होती है, ये आपके पे कर्जा ही चढ़ेगा। इस तरह एशियन बैंक जो है ये भी एड नहीं देता होता, ये भी बेसिकली सॉफ्ट लोन की सूरत पे होता है, 1.1% 2% के ऊपर। और जो होता है अपना इस्लामिक बैंक, उसको उनके हाँ तो सॉफ्ट लोन ही होता है, लेकिन वो हम अक्सर पे नहीं करते। बहुत सारे 2-3 चीज़ें ऐसी जैसे कुवैत फंड हम पे नहीं करते। इस्लामिक बैंक का हम कर्जा चढ़ाए जाते हैं, उनसे कहते हैं रोल ओवर कर लो, ये कर लो, वो कर लो। जर्मनी की है 89 मिलियन के करीब, ये भी यूरो है, ये साइजेबल है। जापान की 77 मिलियन है, EU की 93 मिलियन है, और चाइना की 100 मिलियन है। ये को बन जाता है 2-3 उसके करीब अरब के करीब बन जाए, 2.5 अरब के करीब बन जाते हैं। ये भी इसमें से अगर शुरू हो जाएं तो ये आहिस्ता आहिस्ता किसी न किसी तौर पे चल पड़ेंगे। तो पाकिस्तान के पास एटलीस्ट पाकिस्तान के स्टेट बैंक में कुछ डॉलर्स ज़रूर ऐसे आ जाएंगे जिससे आप जो है अगले महीने जो आपने पैसे पे करने हैं डेट, वो डेट जो है आप दे देंगे। मतलब ब्लूमबर्ग का आर्टिकल मेरे सामने है आज का सुबह का, तो उसने लिखा है कि पाकिस्तान लाइकली टू डॉज डिफॉल्ट इन नेक्स्ट 6 मंथ्स बट ट्रबल्स नॉट ओवर। वो कहता ये है कि पाकिस्तान इन सारी चीज़ों को, ये डॉलर को गुजार बात है, आप ये जो काम करेंगे फ्लड रिलीफ वाला, ये डॉलरों में तो खर्चा नहीं करेंगे, ये तो आप उनको मिट्टी यहीं से खरीदेंगे, रेत यहीं से खरीदेंगे, ईंटें यहीं से खरीदेंगे, बाकी चीज़ें यहीं से। लेकिन डॉलर से ये होगा कि आपकी ओवरऑल उसके अंदर आपकी पेमेंट का शेड्यूल है वो किसी न किसी हद तक आपका बेहतर हो जाएगा, और आप उसको पेमेंट कर लेंगे, या आपकी जो LCs नहीं खुल रही उसके लिए एक साइजेबल चीज़ आ जाएगी। क्योंकि ये सारे जितने भी हैं बेसिकली IMF की अश्योरेंस से आए हैं। ब्लूमबर्ग भी यही कहता है कि जाहिर बात है IMF ने एक ग्रीन सिग्नल दिया है। लेकिन IMF वो कहता यह है कि IMF कम से कम आपको अगले तकरीबन 1 महीने के बाद ही पैसे दे सकेगा, और वो इस हिसाब से अगर दे भी दे तो आप थोड़ा सा रिलीफ तो होगा, लेकिन उसका फिक्र सुन रहे। बट इन्वेस्टर्स आर नाउ वरीड अबाउट अ बिग डॉलर डेट रीपेमेंट इन अप्रैल 2024 एंड आर प्राइसिंग दोज बॉन्ड्स एट अ डिस्ट्रेस लेवल। यानी वो कहते ये है कि वो खैर बात है, एक बंदे ने पैसे लगाए होते हैं ना, तो आपने भी बाबरा मग बॉन्ड खरीदा हुआ है या आपने कोई और चीज़ खरीदी हुई है, तो आप समझते हैं कि मुझे 1 साल के बाद क्या पेमेंट मिलेगी। तो कहते हैं ये जो एक आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन मिली है, इससे इकोनॉमी सर्वाइव नहीं करेगी। इसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो लगाया, अब ज़ाहिर बात अगले साल तो सैलाब नहीं आएंगे ना, अगले साल तो कशकोल नहीं जाएगा ना, या अगले साल अगर सैलाब आ जाए तो फिर लोग पैसे नहीं देंगे। अब आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये दुआ करे कि हर रोज़ अल्लाह करे सैलाब आए, और हम हर रोज़ आके भीख मांगे, और हम हर रोज़, तो आपकी इकोनॉमी जो है वो किसी तौर पर स्टेबल नहीं। तो वो ब्लूमबर्ग कह रहा है कि 2024 के अंदर ये जो सूरत हाल है वो इस वक्त जो है वो खासी हो गई, ख़राब हो गई है। उसमें ये कहते हैं द बूस्ट द नंबर ऑफ 14.9 बिलियन, 5 महीने के बाद आपको $14.9 बिलियन की जरूरत पड़ेगी। तो आपने कोई काम की सूरत हाल जो है, आपने कोई इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं हुई, ये आपको एक टाइम सांस लेने के लिए मौका मिला है। ऐसे जैसे वेंटिलेटर थोड़ी देर के लिए लगा दिया गया है, और जो शबाशी पहले ही कहते हैं वेंटिलेटर पे हैं, उसके बाद क्या होगा
आगे क्या करेंगे आप? ये अहम सवाल है, क्योंकि इमदाद से मईशतें नहीं चला करती। देखिए IMF ने आपके जो 1.7 बिलियन जो रोके हुए हैं ना, वो जून से पहले, ये इससे कह रहे हैं कि जून से पहले वो रिलीज करेगा, अभी तो रिलीज करने वाला नहीं है। अच्छा। कम से कम। और उसकी बात यह है कि अगर ये सारा कुछ IMF की बुनियाद के ऊपर, IMF की टिक्स में हुआ है, तो आपको सबसे पहले ₹1 भी या $1 भी या €1 भी आने से पहले आपको IMF की कंडीशनैलिटीज पे अमल करना पड़ेगा। जो 3 कंडीशनैलिटी जो है हिलारी साहब ने कही है कि आपको गैस प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी, आपको सब्सिडीज खत्म कर। देखिए मसला ये, IMF आपको ये नहीं कहता गैस प्राइसेस बढ़ाओ, IMF आपको ये नहीं कहता कि ये करो, IMF कहता है अपनी प्लानिंग ठीक करो। अब आपको बताऊं कि अगर आपने पाकिस्तान में आज से 50 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले आपने पाकिस्तान में सोलर पैनल पे गए होते, तो आप सोच नहीं सकते कि आप इस वक्त कितनी शानदार तरीके से चल रहे होते। आप कभी उस पर हाइड्रो पे गए? मैं आपको बताऊं, मेरा आज का जो बिजली का बिल है वो 0 आया, बिकॉज आई हैव अ सोलर पैनल। ठीक, अगर आप छोटे छोटे पैनल्स भी अगर आप लगाए होते गांव के अंदर, इलाकों के अंदर, आपने उस पर इन्वेस्टमेंट की होती, आप ठीक होते। वो कहता है भाई मुझे तो ये है कि मुझे तुम पैसे इकट्ठे करके दो, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं ताकि तुम बैंकों का लोन पे करो। जो हिलारी साहब ने बात की है वो बड़ी खौफनाक बात है कि इंटरनेशनल लेवल पे आप कितने ज़लील हुए हो कि आज इस वक्त दुनिया की अखबारों के ऊपर खबर लगी हुई है कि IMF की जो हेड है MD जॉर्जिया स्पोक टू PM नवाज पाकिस्तानी ऑन पाकिस्तान रिक्वेस्ट। Exactly. और हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहीं तेजी में बोल गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है, कि उन्होंने कहा था कि जी हम ये कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले हैं और उन्होंने उल्टा मार दिया। उसके बाद इसहाक डार साहब ने एक और जिसे कहते हैं अजीब दुर्फुंतनी छोड़ी कि हमारे पास $10 अरब डॉलर है। अब $10 अरब कहां से थे? 4-5 आपके थे, 5 मेरा और आपका पैसा जमा हुआ तो जहां पर था, प्राइवेट मनी है। ठीक, उसका दुनिया मजाक उड़ाती है। वो कहती है भाई तुम किस किस्म के बंदे तुम्हें बिठाए हुए हैं, ये तुम्हारे फाइनेंशियल विजर्ड हैं, ये क्या है? तो असल मसला ये है कि वहां पर एक एड हो रही। अब असल मसला क्या है, हो क्या रहा है जिनेवा में हो रहा है साइड लाइन्स पे इस वक्त एक पाकिस्तान से कमिटमेंट्स ली जा रही हैं कुछ चीज़ों के बारे में। अच्छा। और वो है पाकिस्तान का रोल वर्सेस चाइना एंड अफगानिस्तान एंड इन फेवर ऑफ अमेरिका। असल मसला ये हुआ है नवाज शरीफ क्यों वहां पहुंचा है, मरियम नवाज क्यों वहां पहुंची है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप क्यों? एक भी फाइनेंशियल लीडरशिप नहीं। 60 साफी लेके गए हैं आप, 60 साफी। हमें तो अल्लाह का शुक्र आज तक कोई कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं ले गया, ना लाली साहब कभी गए होंगे किसी के साथ बैसियत एक्सपर्ट कभी नहीं गए होंगे, उनपे मर्जी के वो साफी ले गए। ये क्या करने गए हैं? और दुनिया पूरी की खबरों में है कि समथिंग इज हैपनिंग जो कॉरिडोर्स के अंदर, उसके अंदर वो है असल चीज, और वो कुछ दिनों में खुल के सामने आ जाएगी कि जो इतनी $8 बिलियन मिले हैं ये किस चीज की उसकी उसके है। और ये जैसे तरसा के मिलेंगे, हमने नेगोशिएशनें की हुई हैं, प्रोजेक्ट बनेंगे, 4 महीने प्रोजेक्ट्स में लग जाएंगे, उसके बाद उस प्रोजेक्ट के अंदर पता जाएगा इतने टेक्निकल एक्सपर्ट वहां से आएंगे, उतने डॉलर वापस चले जाएंगे, इतनी असिस्टेंस की वो चीज वहां आएगी, वो वापस चली जाएगी। वो दुनिया आप सोच नहीं सकते इस एड के अंदर कितनी बड़ी खराबी होती है। सिर्फ यह है कि दांतों से पकड़ के डॉलर आप कुछ देर के लिए रख लें। हिलाली साहब, आपको लगता है कि कोई कॉस्ट है इस तमाम एड की जो हमें मिलने जा रही है और उसकी कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी, जो भारी पड़ेगी हम पर? देखिए, आपने सुना होगा वो एक्सप्रेशन देयर इज नो फ्री लंच, तो बिल्कुल कुछ कॉस्ट तो होगा। मगर मैं एक और चीज पे आपका तवज्जो दिखाना, ये उस डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कि सोशल मीडिया पे तो ट्रक पे ट्रक खड़े हुए हैं, गंदम से भर के अफगानिस्तान जा रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं। 3 लोग तो मर गए हैं ट्राइंग टू गेट व्हीट, 3 लोग तो मर गए। एक 8 बेटियों का बाप था, एक 10 बच्चों का बाप था। नेक्स्ट सेगमेंट में इस पे बात करते हैं हम कि व्हीट प्राइसेस तो चलिए ठीक है, मैं कह रहा हूं स्मगलिंग हो रही है, तो ये स्मगलिंग को तो रोकें, इसको भी तो मेहरबानी से रोकें। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि तवज्जो बाहर जो दे रहे हैं दूसरे, देखिए अमेरिका विल एक्सट्रैक्ट। अब आपको आपकी डिप्लोमेसी से, आपका जरूरियत को ऑन वन साइड, आपके रिलेशनशिप विद चाइना ऑन अदर साइड, आपका रिलेशनशिप, आपके कमिटमेंट्स टू कश्मीर ऑन वन साइड, और आपका रिलेशनशिप विद तालिबान ऑन वन साइड, ये सब मिलके आपको निगोशिएट करना पड़ेगा इस मुल्क के साथ, जिसकी भी बहुत जरूरत है आपको, अमेरिका की बहुत जरूरत है आपको इस वक्त।
वो तो चीन ने भी कह दिया है आपको, जाओ उनके पास, IMF को कहा है, दो इनको भी रिलेंट, माने हाथ थोड़ा सा इतना मत खींचो, रिलेंट, और दो इनको पैसे। इसलिए कि IMF जो है वो सबका इदारा है, हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं IMF पे, चीन भी करता है, अमेरिका भी, अमेरिका सबसे ज्यादा है, कोई 17-18% है फ्रॉम ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो कहने की बात ये है, यस, एंड दिस इज द टाइम फॉर डिप्लोमेसी। ये नहीं है कि भागते रहो, ये इनको कुछ पता ही नहीं है, मैं कह रहा हूं इनको, ये लोकल ट्रक लोगों के साथ नेगोशिएट करने की आदत है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, हुकूमत ये दावा है कि मुल्क में ज़रूरत के मुताबिक गंदम के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। सिर्फ खोखले दावे और वादे हैं। हुकूमत ये दावा कर रही है कि मुल्क में ज़रूरत के मुताबिक गंदम के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन शायद उन्हें शदीद सर्दी में आने के हुसूल के लिए लगी कतारें और ट्रकों के पीछे भागती ख़वातीन और बूढ़े मर्द नज़र नहीं आते। आटा ना सिर्फ महंगा होता जा रहा है बल्कि नायाब भी हो गया है। तो ओरिया साहब, हुकूमती दावों के बरक्स आटे के बहरान की वजह क्या है? देखिए, मैं बुनियादी तौर पर इस सारी बदमाशी का पूरा आपके सामने पूरा चक्कर बताता हूँ। पाकिस्तान का ये जो खित्ता है ना जी, जिसको हम मगरबी पाकिस्तान कहते हैं, या उस वक़्त कहा जाता था ईस्ट वेस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब उस वक्त, ये पूरे बर्रसगीर पाको हिंद की ब्रेड बास्केट थी। यहाँ से गंदम जाया करती थी वहाँ पर। लेकिन हमने किया क्या कि हमने पाकिस्तान की इस पूरे के पूरे इस एरिया के अंदर सबसे पहले तो कैश क्रॉप्स, चलो छोड़ दो, गंदम गन्ना उगाना शुरू कर दिया, फलां उगाना शुरू कर दिया, बाकी चीज़ें आती ताकि लोगों को आपकी मिलें चलना शुरू हो जाएं। उसके बावजूद भी गंदम वाफर मिकदार में मौजूद होती। हमने प्लानिंग करनी शुरू की कि गंदम की जब आई उस वक्त हमने कुछ हिस्सा खरीद के हमने उसको स्टोर के अंदर रख दिया। और ये स्टोर कहाँ होता है? पास्को का स्टोर होता है, जो फेडरल गवर्नमेंट के पास होता है। पास्को फेडरल गवर्नमेंट के, ये बड़े बड़े आपने देखा होगा पाइलॉन्स बने हुए हैं, वो उस पे वहां पर मौजूद होता है। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ परमिशन दे दी कि आप उसको गंदम को आप बाहर भेज सकते हैं, और फिर प्लानिंग रखी कि 40% हमने यूक्रेन से गंदम मंगाते थे हर साल। 40% क्यों मंगाते थे? कि यहां से एक ताजर जो गंदम खरीदेगा, वो जो बाहर बेचेगा उसमें भी मुनाफा कमाएगा, और जो खरीद के लाएगा वो भी पैसा मुनाफा कमाएगा। देखे ना, अगर आप तो यहाँ की गंदम यहीं रखते तो किसी को फायदा ना पहुंचता, यहीं पे आप रूटीन के अंदर लोगों को मिलती रहती। ये पूरी की पूरी ट्रेडिंग पर प्रायोरिटीज हैं जो कि चली जाती। हमने रोका, हमने अफगानिस्तान ने हमारे साथ कहा गंदम दो, हमने कहा नहीं हमारे पास अपने रिसोर्सेज कम है, उन्होंने इंडिया से गंदम मंगानी शुरू कर दी। हमने एग्रीमेंट करवाया, इंडिया से वहां आ रही, बिल्कुल ठीक, उनकी यूक्रेन से भी आ रही है। सूरत हाल इस वक्त आप देखें कि अप्रैल में हुकूमत आई है, 10 अप्रैल को खत्म हुआ है ना मसला। 13 अप्रैल को पहली, कैसे कहते हैं, बैसाखी के दिन वाडी कहते हैं पंजाबी में, यानी जिस दिन फसल कटना शुरू होती है। अच्छा। मई में पहला बहरान आया है यहां पर। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर नई फसल आए और गंदम महंगी हो और लोगों को स्टोर पर न मिले। पहला बहरान मई में आया, फिर दूसरा बहरान जून में आया। और हम इस सूरत हाल से हमने कहा कि अभी तो हम बहरान से निकल गए, जब आप नवंबर के करीब आओगे तो फिर क्या करोगे? लेकिन आपने फिर कहा कि नहीं, हमारी रिलायंस तो वहीं पर है, यूक्रेन से हम गंदम लेते गए। हमने उस वक्त प्रोग्रामों में कहा कि आपके यहाँ 2 क्राइसिस आने वाले हैं, एक आपके यहाँ फ्यूल का क्राइसिस आने वाला है, LNG और फ्यूल का, और दूसरा क्राइसिस आने वाला है वीट का। आप क्या कर रहे हो? कहां से एक, अब क्या करते हैं, गंदम इन्होंने स्टोर में रखी हुई है। अगर वो गंदम पाकिस्तान के लोगों को दे दें तो ये मुनाफा किधर से कमाएंगे ये लोग? ये पैसे किधर से कमाएंगे वो लोग? पास्को का गोडाउन खोल दो, लोगों को चाहिए। आज कहते हैं वाफर मैगार में गंदम मौजूद है, करते क्या हैं? उसको सप्लाई को रोकते हैं ताकि ये जो ताजर है, ये जो फ्लोर मिल्क वालकान है, ये जो बाजार के अंदर आटा बेचता है, वो मुनाफा कमाए इन लोगों की वजह से। ये सांप बन के बैठे होते हैं उसके ऊपर, गोडाउन के ऊपर। गोडाउन आज बनाया ना तारक मशीर चीमा को, पता है तुम्हारे पास्को में कितने पैसे गंदम पड़ी हुई है? हमें याद है अच्छी तरह कि हम खुद सेकंड 144 लगाते होते थे कि हमारे जिले की गंदम बाहर ना जाए।
ताकि हम इसको देख लें, लोगों को कंट्रोल कर लें। और आप खरीद के आप एक मुकम्मल तौर पे सांप बन के बैठ जाते हो और आप कहते हो हमारे पास कि जी क्लाइमेट, ये बिल्कुल वही हाल है जो 1943 में चर्चिल ने किया था। चर्चिल ने ये किया था कि ईस्ट बंगाल के अंदर उस वक्त कहत आ गया था, तो लोगों ने लिखा कि जनाब बात की कि हमें गंदम दे, उसने कहा ये स्टोर करें, कल को कहत आ सकता है फॉर द वेटरन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, हम उसको संभाल के रखें। उन्हें ताले लगा दिए गोदाम को, हमारे इनको कहें खुद अपने तौर पे पैदा। 43 लाख बंदा हमारा बिल्कुल ये वही हाल करते हैं कि गोडाउन्स भरे रहें, हम मार्केट में लाएंगे। ये जो मुनाफाखोर ताजर हैं, जो इनके पालतू हैं, जो इनको वोट देते हैं, जो इनको फंडिंग करते हैं, इनको मुनाफाखोरी खत्म हो जाएगी और ये सारे के सारे जो हैं आवाम को आटा मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, मुनाफाखोरी का खौफनाक बाजार गर्म